हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक, जो कि शॉक का ही एक टाइप है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो न्यूरोजेनिक शॉक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का एक टाइप है। सो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और अदर टाइप्स ऑफ शॉक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में भी 3 शॉक आते हैं: एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी एलर्जन की वजह से होता है, सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन की वजह से होता है, एंड जो न्यूरोजेनिक शॉक, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, न्यूरोजेनिक शॉक नर्वस सिस्टम की इंपेयरमेंट की वजह से, मींस अगर नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी हुई है तो उसके कारण जब शॉक अराइज होता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक शॉक। नाउ सबसे पहले, क्योंकि ये शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंडर आ रहा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक देखते हैं क्या होता है। सो शॉक क्या होता है? शॉक एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता। तो अगर हमारे बॉडी टिश्यूज को ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी टिश्यूज को, टिश्यूज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक किस टाइप का शॉक है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का मतलब है कि जब एक कंडीशन जिसमें एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो हो, मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे ब्लड का, फ्लो का पूरी बॉडी में, पूरे टिश्यूज में, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशंस मींस जो ब्लड फ्लो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा हमारे टिश्यूज में प्रॉपर्ली, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कब अराइज होता है? देखो, जो हमारे ब्लड फ्लो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और अगर ये ब्लड वेसल्स प्रॉपरली वर्क ना करें तो क्या ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे ब्लड फ्लो का हमारे बॉडी में? नहीं कर पाएंगी। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी मैसिव वेजोडाइलेशन हो जाती है। मींस ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता। इसका एक कॉमन एग्जांपल क्या है कि जैसे एक पाइप है और उसमें वाटर फ्लो कर रहा है। अगर आप पाइप को नैरो कर दोगे तो क्या होगा कि जो वाटर है वो प्रेशर से जाएगा, एंड प्रॉपरली जो वाटर का जो फ्लो है वो अच्छा होगा, प्रेशर से होगा। ऐसे ही अगर आप उसी पाइप को बहुत ज्यादा वाइड कर दो तो क्या वो जो वाटर फ्लो कर रहा है पाइप से वो प्रेशर से जाएगा? नहीं। अब वो इतना स्लो जाएगा, एंड हो सकता है कि वाटर आगे भी ना जाए, वहीं खड़ा रहे। इसी तरह से हमारी ब्लड वेसल्स अगर बहुत ज्यादा वाइड हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, तो जो ब्लड फ्लो है वो उनसे फ्लो नहीं कर पाता और हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड है वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं दे रिजल्ट इन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी टिश्यूज। ये क्या करती है? हमारी बॉडी तक जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि वो बहुत डायलेट हो गई हैं। इट अकर्स व्हेन पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इज लॉस्ट। अब ये क्यों होता है? क्योंकि मैसिव वेजोडाइलेशन हो रही है। तो ये वर्ड रिमेंबर रखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है? मैसिव वेजोडाइलेशन हो जाती है, जो वेसल्स हैं बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती हैं। अगर वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है? जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितना रेजिस्टेंस लगा रही हैं ब्लड पर, वो है पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। तो जो हमारी पेरिफेरीज है स्पेशली, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर वेजोडाइलेशन, मैसिव वेजोडाइलेशन होने की वजह से क्या होगा कि जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक अराइज होता है। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक को वेजोजेनिक शॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है? वेजोडाइलेट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आता है। अब यहाँ पर न्यूरो क्यों लिखा है? न्यूरोजेनिक शॉक का क्या मतलब है? यहाँ पर न्यूरो का मतलब है नर्वस सिस्टम। तो इस शॉक में क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो इंपेयर्ड हो जाता है, उसमें कोई इंजरी आ जाती है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता। तो न्यूरोजेनिक शॉक अकर्स व्हेन डिसफंक्शन और इंजरी टू द नर्वस सिस्टम। और स्पेशली ये जो कॉमनली देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है? अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो इस टाइप का
जो शॉक है ना, न्यूरोजेनिक शॉक, वो देखने को मिलता है कब, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक होगा। क्यों होगा, कॉजेज एक्सटेंसिव डायलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, कि जो ब्लड वेसल्स हैं, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, उनमें क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव वेजो डायलेशन, मीन्स बहुत ज्यादा वेसल्स डायलेट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होने के कारण, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक। अब ये क्यों होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ शॉक इज कॉज्ड बाय सडन लॉस ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इजिली कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सब क्या है। तो अभी यहाँ पर इस स्लाइड में आप ये याद रख लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्वस सिस्टम में इंजरी होने की वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे जो सिग्नल्स हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा स्टिमुलेट करता है। जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन, तो उस टाइम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, डेंजर सिचुएशन में। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही सिग्नल लॉस हो जाएगा तो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, जिसमें से एक क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक। तो उससे क्या होगा कि जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगी। अभी इसका काम क्या है वो हम देखते हैं आगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन हो रही है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिग्नल लॉस होने से क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वेसल बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वही पाइप का एग्जांपल, अगर वाटर पाइप को आप बहुत ज्यादा डायलेट कर दें और उसमें अगर वाटर फ्लो करना हो तो वो इतने अच्छे से फ्लो नहीं करेगा एज कंपेयर टू नैरो पाइप। और अगर इसी तरह से अगर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है तो जो ब्लड का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा, और मे भी ऐसा भी हो सकता है बहुत ही स्लो फ्लो करे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ही इकट्ठा होता रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, पूलिंग ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली रिड्यूस ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स। अगर ब्लड प्रेशर ही रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे टिश्यूज तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन अराइज होती है। डिस्ट्रप्शन इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जो कि हम अभी पढ़ते हैं एक सेकेंड में। रिजल्ट्स इन हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। अब इस शॉक में देखो, हर शॉक में क्या था, हमने हाइपोटेंशन तो देखने को मिला था कि जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है। इस कंडीशन में हमको एक और चीज जो डिफरेंट नजर आएगी न्यूरोजेनिक शॉक में, वो क्या है, ब्रेडिकार्डिया। जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरे शॉक में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, कॉम्पनसेट करता है, सेंस कर लेता है कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्या करता था, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता था ताकि हमारे टिश्यूज तक प्रॉपर ब्लड फ्लो पहुंच सके। तो वो एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म था। लेकिन यहां पर क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही इंजरी होने के कारण क्या होता है कि वो स्टिमुलेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हार्ट रेट रिड्यूस होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें हाइपोटेंशन भी होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर तो होगा ही मैसिव वेजोडाइलेशन के कारण, ब्रेडिकार्डिया भी होगा, नर्वस सिस्टम में इंजरी के कारण हार्ट रेट रिड्यूस होगा। तो अब हम समझ लेते हैं एक बार क्विकली कि नर्वस सिस्टम जो है हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरीज नेम से क्लियर है, हमारे जो साइड्स हैं पेरिफेरीज हैं पूरे, तो ये क्या होती है, ये होती है नर्व्स और सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। तो ये जितनी भी आप नर्व्स देख रहे हैं, ये जो निकल रही हैं, ये क्या है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इन पीएनएस में दो टाइप के आता है, एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। तो अगर मैं इस हाथ को उठाना चाहूं तो अपनी मर्जी से उठा सकती हूं, नीचे कर सकती हूं, राइट। तो ये क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन एक क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि न्यूरोजेनिक शॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में होता है, मतलब कि हमारी मर्जी से नहीं चलता, चाहे हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, हर टाइम चलता ही रहता है। सो वो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारी विल से नहीं चलता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये अपने सिग्नल लॉस कर देता है, मींस ये स्टिमुलेट नहीं हो पाता। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स
तब जब डेंजर की सिचुएशन होती है या फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेस्ट और डाइजेशन में काम करता है। या जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये है हमारा जो भी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। अब ये ब्लड वेसल्स को कैसे कंट्रोल करती हैं? सपोज ये ब्लड वेसल्स हैं, राइट। अब इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इन ब्लड वेसल्स की लेयर्स पर एक्ट करते हैं एंड ये क्या डिसाइड करते हैं, वेजोमोटर टोन। क्या डिसाइड करते हैं, वेजोमोटर टोन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेजोमोटर मीन्स ये वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मीन्स नैरो करता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो एक तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, दूसरा हार्ट रेट इंक्रीज होगा। और अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें इंजरी की वजह से, कॉमनली स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करता, ये अपनी जो स्टिमुलेशन है, अपनी जो सिग्नल्स हैं उसको लॉस कर देता है, तो क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है वो नहीं हो पाएगा। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा, क्योंकि अगर ये नहीं है तो वो राज जमा लेगा, वहां पे ओवरराइड करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे ऑपोजिट करता है। वो क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर करता है और ये हार्ट रेट को भी डिक्रीज करता है। तो ये है नर्वस सिस्टम। अब यहां पर लिखा हुआ है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है, या वो अभी हम देखते हैं कि मेन हमें क्या पढ़ने की जरूरत है न्यूरोजेनिक शॉक में। तो सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और उधर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले आता है हार्ट पर इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, वेयरएज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। आर्टरीज पर ये क्या वर्क करता है, ये आर्टरीज हैं या फिर वेन्स हैं, क्या करता है, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका ऑपोजिट करता है, ये वेसल्स को डायलेट करता है एंड ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, क्योंकि मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक क्या है, चिलिंग मोड पर है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे टिश्यूज को ब्लड देता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको ब्लड फ्लो पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए, राइट। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारा जो बॉडी है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, डेंजर में क्या करेगा, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करेगा। और वो कैसे बचेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके, हार्ट रेट को इंक्रीज करके, ताकि प्रॉपर ब्लड फ्लो जाए हमारे ऑर्गन्स तक। और डाइजेशन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली डाइजेशन को स्लो करता है, सिक्रीशंस को स्लो करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन को एक्सेलरेट करता है, पेरिस्टाल्सिस को एक्सेलरेट करता है और सिक्रीशंस को एक्टिव करता है। यूरिनरी ब्लैडर को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है एंड पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अभी हमने क्या देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, मेन इसका काम ये है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। सो ये वेजोडाइलेशन और डिक्रीज ब्लड प्रेशर करता है। तो अभी तक हमने न्यूरोजेनिक शॉक में क्या पढ़ा कि नर्वस सिस्टम में इंपेयरमेंट और स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी जो सर्वाइकल इंजरी है और अपर थोरेसिक इंजरी है। सो बेसिकली अगर सर्वाइकल इंजरी या फिर अपर थोरेसिक इंजरी है, मींस T6 से अबव इंजरी है,
तो वो न्यूरोजेनिक शॉक को कोज कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें T6 के अबव इंजरी हुई है तो न्यूरोजेनिक शॉक का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी में इसमें क्या आता है, देखो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन। जो सिंपैथेटिक टोन है मीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा, वो उसकी टोन जो है लॉस हो गई है। क्यों लॉस हुई है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज वस्कुलर स्मूथ मसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। ये क्या करता है कि जो वेसल्स हैं हमारी ब्लड वेसल्स उसके जो स्मूथ मसल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। पैरासिम्पैथेटिक वेजो डायलेशन करता है। अब यहीं से आप पूरी पैथोफिजियोलॉजी बना सकते हैं कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो पैरासिम्पैथेटिक वर्क करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि वेजो डायलेशन करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है और हार्ट रेट को भी डिक्रीज करता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में बीपी भी डिक्रीज होगा और हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा। Parasympathetic stimulation override because of injury to sympathetic nervous system. Now parasympathetic stimulation ओवरराइड हो गई है, अब वो अपना राज जमाएगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था तो ये क्या करता था, दबा हुआ रहता था, जब जरूरत पड़ती थी तभी काम करता था। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो इंजर्ड हो गया है हमारा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा अपना राज जमा के रखेगा। तो जिससे क्या होगा, मैसिव वेजोडाइलेशन, हमारी बॉडी में वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। जब वेसल्स डायलेट होंगी तो आर्टरीज पर क्या फर्क पड़ेगा, आर्टरीज भी डायलेट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर आर्टरीज डायलेट हो रही हैं तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं डाल रही, कोई प्रेशर नहीं डाल रही, तो वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, वीनस डायलेशन। अब वेन्स के डायलेट होने से क्या होगा, ये आर्टरीज के डायलेट होने से हुआ, वेन्स के डायलेट होने से क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, जो हमारी वेन्स है वो क्या करती हैं, ब्लड लेकर हार्ट में डालती है, जिसको क्या बोलते हैं, वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न ही डिक्रीज हो गया क्योंकि वेन्स क्या है, डायलेट हो गई हैं। जब वेन्स डायलेट होंगी तो ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब हार्ट में ब्लड नहीं आएगा तो हार्ट आगे टिश्यूज तक नहीं पहुंचा पाएगा, जिसका मतलब है कि कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस होगा। अब वेनस रिटर्न डिक्रीज हो गया, जिसका मतलब है प्री लोड डिक्रीज हो गया, मींस हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं आया, इनफ ब्लड हार्ट में नहीं आया, तो हार्ट के बाहर भी ब्लड कम जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी लो होगा। कार्डियक आउटपुट लो होगा तो हमारे टिश्यूज को परफ्यूजन नहीं मिलेगी। जब टिश्यूज को परफ्यूजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, शॉक होगा। और ये कौन सा शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है। यही तो होता है शॉक, कि जब ब्लड फ्लो इनएडिक्वेट हो और हमारे टिश्यूज तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाए तो वो शॉक की कंडीशन होती है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम में इंपेयरमेंट और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी जो टोन है उसको लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक अराइज हो रहा है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, वही हमने पढ़ा, इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी स्पेसिफिकली कहाँ पर, अगर T6 से अबव इंजरी होती है, सर्वाइकल इंजरी होती है, तो पेशेंट रिस्क पर है न्यूरोजेनिक शॉक के। स्पाइनल एनेस्थीसिया, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया है तो भी ये कंडीशन न्यूरोजेनिक शॉक की अराइज हो सकती है। ओपियोइड्स, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जैसे कि ओपियोइड्स, जो कि जो नर्वस सिस्टम है या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करते हैं। अगर सीवियर डोज दे दी गई है ओपियोइड्स की या फिर सिडेटिव्स की या फिर स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर दे दिया है कोई, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन की ज्यादा ओवरडोज दे दी गई है, तो क्या होगा कि वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, नॉर्मली जो अदर शॉक्स हैं उससे इसके साइन एंड सिम्टम थोड़े से डिफरेंट होंगे। फर्स्ट क्या डिफरेंस आएगा, ड्राई एंड वार्म स्किन का। ड्राई एंड वार्म स्किन का क्यों आएगा, देखो जो दूसरे शॉक होते थे उसमें क्या होता था, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होती थी। पेरिफेरीज में क्या होता था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता था, वो क्या था, एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म था। उसमें क्या होता था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता था, हमारे जो पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता था, ताकि जो मेन ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट और ब्रेन, वहां तक ब्लड पहुंच सके और वो फंक्शन करते रहे। तो हमारी जो स्किन थी, पेरिफेरीज थी, वो कोल्ड एंड क्लैमी होती थी। लेकिन यहां पर क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि हमारे जो पेरिफेरीज है वो कूल एंड क्लैमी नहीं होंगे, वो क्या होंगे, ड्राई एंड वार्म होंगे, क्योंकि वहां पर वेजो डायलेशन हुई है, ना कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। सारी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हैं, तो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज होंगी वहां पर ब्लड प्रेजेंट है, वहां पर वेसल्स डायलेट हैं, जिसकी वजह से वार्म स्किन होगी और ड्राई स्किन होगी। लेकिन इससे क्या होगा, वार्म एंड ड्राई स्किन पेरिफेरीज में है,
क्योंकि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रही, वेजोडाइलेशन हो रही है। जब वेजोडाइलेशन होती है तो क्या हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। तो हमारा जो कोर है बॉडी का, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वहां तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, टिश्यूज तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही। तो हमारी जो स्किन होगी, पेरिफेरीज होगी, वो तो ड्राई एंड वार्म होगी, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर होगा वो लो होगा। तो इसमें हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, हाइपोथर्मिया, लो टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुई, हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा, वेजोडाइलेशन है, जिसकी वजह से जो ब्लड है हमारी पेरिफेरीज में ही पूल हो रहा है, वहीं पर इकट्ठा हो रहा है, हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच रहा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण हमारा जो कोर का जो टेम्परेचर है वो लो होगा, हाइपोथर्मिया होगा। दूसरा हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन इसलिए होगा क्योंकि मैसिव वेजोडाइलेशन हो रखी है। ब्रेडिकार्डिया, दूसरे शॉक में क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट होता है, टैकीकार्डिया होता है, वो भी एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, क्योंकि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो हार्ट तक ब्लड पहुंचता है, जिससे हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो जब वो वर्क नहीं कर रहा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, इसलिए ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट डिक्रीज रहेगा। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कब होगी? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का मतलब है कि डायफ्राम ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स ब्रीदिंग में हेल्प नहीं कर रही। सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग तब देखने को मिलेगी अगर C5 से नीचे इंजरी हुई है। सो C5 से बिलो अगर इंजरी हुई है तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी इसमें हो सकता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट तब होगा, इमीडिएटली होगा अगर C3 से अबव इंजरी हुई है, इसमें पेशेंट को इमीडिएटली हमको इंट्यूबेट करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम इसमें करते हैं? सिटी स्कैन कर सकते हैं, एक्सरेज एंड MRI। तो बेसिकली जो इमेजिनिंग टेस्ट है वो हम करेंगे डिटेक्ट करने के लिए कि इंजरी बेसिकली कहां पर हुई है। देन मैनेजमेंट इसका क्या है? ABC असेसमेंट करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन देखेंगे। तो एयरवे और ब्रीदिंग को हम कैसे मैनेज करेंगे? हम पेशेंट को असेस करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, पेशेंट अपने आप से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा तो इंट्यूबेट करेंगे पेशेंट को। सर्कुलेशन में हम ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर इसमें लो होगा तो हम क्या दे सकते हैं? IV फ्लूइड्स दे सकते हैं। लेकिन IV फ्लूइड्स में हमने क्या चेक करना है इसमें? क्योंकि पेशेंट का ब्लड लॉस नहीं हुआ या फिर फ्लूइड लॉस नहीं हुआ बॉडी से, वो तो प्रॉपर है, सिर्फ वेजोडाइलेशन हो रखी है। तो IV फ्लूइड्स हम एक लिमिट तक ही देंगे, हमको पेशेंट को ओवरलोड नहीं करना, फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना या फिर एडीमा कोज नहीं करना। तो उसके लिए हम फ्लूइड ओवरलोड चेक कर सकते हैं, लंग साउंड सुन सकते हैं, राइट, सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक कर सकते हैं। सो वो सभी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है IV फ्लूइड्स देते हुए। नाउ यहाँ पर क्या हो रही है? स्पाइनल इंजरी हुई है कॉमनली न्यूरोजेनिक शॉक में, तो पोजीशनिंग हम क्या देंगे? तो पेशेंट को हम क्या कोशिश करेंगे? इमोबिलाइज करने की, कि जो स्पाइन है वो मूव ना हो। तो इमोबिलाइज द स्पाइनल कोड, हमने स्पाइन को इमोबिलाइज करना है। समटाइम्स हम क्या करते हैं? एक ट्रैक्शन भी यूज करते हैं स्पाइन को अलाइन करने के लिए। अगर कोई इंजरी हुई है तो हमने उसको अलाइन भी कर सकते हैं ट्रैक्शन से, और स्टेबलाइज करना है। अगर पेशेंट को मूव करना है तो हमने बेड बोर्ड्स के साथ ही मूव करना है, हमने पेशेंट की जो स्पाइन है उसको इमोबिलाइज करना है और स्पाइन में और इंजरी नहीं पहुंचानी। और इसके अलावा अगर ये सभी चीज़ें वर्क नहीं करती, IV फ्लूइड्स वर्क नहीं करता, तो हम ड्रग्स देते हैं जैसे कि वेजोप्रेसर्स। वेजोप्रेसर्स क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। इसका कॉमनली जो हम देते हैं वो है डोपामिन। डोपामिन इसमें दे सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। एट्रोपिन दे सकते हैं। एट्रोपिन कब देंगे? अगर सीवियरली हार्ट रेट लो है, ब्रेडिकार्डिया है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, तो एट्रोपिन क्या करता है? जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको ब्लॉक कर देता है एंड हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। हेपरिन, हेपरिन क्यों दे रहे हैं हम? हेपरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है। तो ये जो एंटीकोगुलेंट्स है ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं, DVT को प्रिवेंट करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को। क्यों? क्योंकि मैसिव वेजोडाइलेशन हो रही है तो हमारी पेरिफेरीज में ब्लड प्रेजेंट है और वो जो ब्लड है वो आगे फ्लो नहीं कर रहा जिस स्पीड से उसको फ्लो करना चाहिए था, जिस प्रेशर से उसको फ्लो करना चाहिए था। तो ब्लड जो है वो इन्हीं
जो वाइड हो चुकी हैं ब्लड वेसल्स, उसी में धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। अब जब ब्लड की पूलिंग होगी, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड पूलिंग। ब्लड पूलिंग होगी मीन्स ब्लड वहीं पर पूल हो रहा है, वहीं पर इकट्ठा हो रहा है, तो क्लॉट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी अराइज हो सकता है एंड देन आके वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड और सारी प्रॉब्लम्स कोज कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हेपरिन दे सकते हैं। So I hope you understood neurogenic shock. If you understood, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.